द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। भारत सरकार द्वारा बासमती चावल की 2 गैर ट्रांसजेनिक किस्मों को मंजूरी दी गई है उसके व्यावसायिक खेती के लिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ये गैर ट्रांसजेनिक क्या होता है और किन किस्मों को मंजूरी दी गई। तो आइए देखते हैं। खबर में आने का कारण यही है कि भारत सरकार ने पहली बार शाकनाशी सहिष्णु यानी हर्बिसाइड टॉलरेंट यानी एचटी बासमती चावल के 2 गैर ट्रांसजेनिक किस्म पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 को व्यावसायिक मंजूरी दी थी। व्यावसायिक खेती के लिए मंजूरी दे दी है। इसको बनाने वाले यानी कि विकसित करने वाले ICAR है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, और इसका मुख्य उद्देश्य है जल संरक्षण और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना इसके माध्यम से। अब ये समझ लें कि ट्रांसजेनिक जीव और गैर ट्रांसजेनिक जीव क्या होता है। ट्रांसजेनिक जीव का मतलब होता है कि जब हम ये दोनों के दोनों आते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं आते हैं, लेकिन ट्रांसजेनिक और गैर ट्रांसजेनिक में आप समझे अंतर क्या है कि ट्रांसजेनिक जीव का मतलब होता है कि जब हम किसी जीव में किसी दूसरे जीव का कोई भी जीन ऐड करते हैं, मान लें किसी के रेटिना का, मानव से ही इसको समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लें कोई मानव है, उस मानव के किसी, मुझे लगा कि किसी का रेटिना का कलर जो है वो भूरा है और वो हम किसी बच्चे में डालना चाहते हैं जो नया जन्म लेने वाला है उसके जीन में, यानी कि जब वो गर्भ में अभी आया नहीं है तब ये उसको ऐड कर रहे होते हैं, जीन ऐड करते हैं उसमें। तो स्पर्म लिए, स्पर्म में अगर वो जीन हम ऐड करना चाहते हैं तो उसी के डीएनए में शुरुआत में ही बदलाव कर दिए और उसके डीएनए में हमने देखा कि जो आंख के रेटिना के कालेपन के लिए जिम्मेवार है जीन, उसको हटा दिए और जो रेटिना के भूरेपन के लिए जिम्मेवार जीन है उसको ऐड कर दिए। और वो जीन आएगा कहाँ से? दूसरे मानव के स्पर्म से हम वो चीज लेंगे और उसको उसमें ऐड करेंगे। ऐड कर दिए तो वो एक नया इंसान बना वो आगे चल के, तो वो जब जन्म लेगा और बड़ा होगा तो उसकी आंखें भूरी ही होंगी, यानी कि उसमें वो चीज उस जीन के ऐड करने से आ गया। इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ही कहेंगे। तो अब ये था ट्रांसजेनिक, यानी कि दूसरे जीव से लिया हुआ, उधार लिया हुआ जीन है। अब अगर हम गैर ट्रांसजेनिक जीव उसको कहेंगे कि मान लें एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति में कोई बीमारी है और वंशानुगत रूप से उसमें वो बीमारी है। अब अगर हम उसी के शरीर के डीएनए का हम अगर पता करें, उसके जीन के अनुक्रम को पढ़ लें, उसको जान लें, उसमें से हम जान लें कि ये उसका जीन है जो उसके किसी बीमारी के लिए जिम्मेवार है, जो वंशानुगत रूप से आ रहा है उसमें, तो वो जीन हम उसके हटा दें उसमें से, तब वो जो बनेगा वो बगैर किसी दूसरे इंसान के, दूसरे जीव के जीन को लिए उसी के जीन को हम फिर से एडिट कर दें, तो जीन एडिटिंग ये भी है, जीन एडिटिंग वो भी था, मॉडिफाइड करना ये भी है, वो भी है। लेकिन ट्रांसजेनिक और गैर ट्रांसजेनिक में डिफरेंस यही है कि ट्रांसजेनिक में हम दूसरे जीव का भी सहारा लेते हैं और गैर ट्रांसजेनिक में किसी दूसरे का सहारा लिए बगैर अपने ही जीन में हम बदलाव ला रहे होते हैं। तो यही है गैर ट्रांसजेनिक जीव। तो ये जो धान की किस्म बनाई गई है ये गैर ट्रांसजेनिक है, यानी कि किसी दूसरे प्रजाति से कोई जीन या कोई नई चीज ले करके उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसमें कोई समस्या है उसको सही कर दिए और उसको मॉडिफाई कर दिए। आगे समझें चावल की नई जो किस्म है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो इसमें पहली विशेषता है उत्परिवर्तित ALS जीन। इन किस्मों में एसिटोलैक्टेट सिंथेज, जिसको ALS कहते हैं, जीन का उपयोग किया गया है, जो इमेजेथापायर शाकनाशी के छिड़काव के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण में सक्षम बनाता है, यानी कि इसके लिए शाकनाशी छिड़काव की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसमें ये सक्षम है नियंत्रण करने में, खरपतवार नियंत्रण में सक्षम है। दूसरा है एंजाइम बाइंडिंग साइट का अभाव है। उत्परिवर्तन ALS जीन के कारण ALS एंजाइम में इमेजेथापायर के लिए बाइंडिंग साइट का अभाव होता है, जिसमें अमीनो एसिड संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद अमीनो एसिड संश्लेषण, यानी कि यह जीव चावल के फसल की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक अमीनो एसिड के संश्लेषण के लिए जिम्मेदार एंजाइम को एनकोड करता है। इसके बाद शाकनाशी प्रभाव में इसकी चौड़ी पत्ती वाले, घास वाले, सेज प्रकार के खरपतवारों को लक्षित करता है, लेकिन फसल और खरपतवार में अंतर नहीं कर पाता, जिससे फसल शाकनाशी के प्रति सहिष्णु हो सकती है, यानी कि वो उसको लेकर के बहुत ज्यादा ये नहीं करेगा, उसको हो सकता है मारे नहीं, उसी के साथ वो आगे बढ़ता रहे। आगे गैर आनुवांशिक प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में कोई विदेशी जीन शामिल नहीं होते हैं। इसमें उत्परिवर्तन प्रजनन के माध्यम से शाकनाशी सहिष्णुता प्राप्त की जाती है और ये पौधे गैर आनुवांशिक तरीके से रूपांतरित हैं, यानी नॉन GMO होते हैं। अब धान के बारे में या चावल के बारे में जो मुख्य चीज है वो जान लें कि धान खरीफ फसल है,
इसके फसल के उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा चाहिए वार्षिक आधार पर। दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल में चावल की 2 या 3 फसलों की खेती होती है, जिसमें पश्चिम बंगाल में ओस, अमन और बोरो नामक 3 फसलें उगाई जाती हैं धान की। भारत में कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 1/4 हिस्सा चावल की खेती के लिए उपयोग किया जाता है और भारत में प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब। उच्च उपज वाले राज्यों में पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल, केरल शामिल है। भारत जो है चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। बासमती चावल भारत का प्रमुख कृषि निर्यात उत्पाद है, क्योंकि 2022-23 में भारत ने 4.56 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात किया, जिसका मूल्य 4.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। बासमती चावल का विशिष्ट जो सुगंध होता है वो 2-एसिटाइल 1-पाइरोलाइन यानी 2-AP यौगिक के कारण होता है, जो चावल की परिपक्वता के दौरान उत्पन्न होता है और इसे विशेष सुगंध और पौष्टिकता प्रदान करती है। तो ये आपको यौगिक भी आपको याद रखना चाहिए। 2-AP याद रखेंगे उससे भी हो जाएगा, यानी 2-एसिटाइल और P से पाइरोलाइन। तो 1-पाइरोलाइन है और 2-एसिटाइल है। तो ये यौगिक है जिसके कारण सुगंध होता है उसमें। तो ये था आज का बासमती चावल। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।